हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति आपके यूट्यूब चैनल स्टडी एंड लर्न पॉइंट से। आज हम करने वाले हैं आरआरबी स्टाफ एंड स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था, SWI स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का। उसका 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था 10/9/2025 को, आज हम वो करेंगे। इसका मैं आपको सिर्फ प्रोफेशनल एबिलिटी वाला पार्ट करवाऊंगी, प्रोफेशनल एबिलिटी वाला पार्ट, जिसमें अप्रोक्स 50 क्वेश्चन है। जनरल पार्ट मैं नहीं करवाऊंगी, ठीक है। और मैं आपको क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी दूंगी एंड आंसर तो आपको ऑब्वियसली शो होंगे, क्योंकि ये पेपर है डायरेक्ट, मैंने कोई PDF प्रिपेयर नहीं की है। तो अब हम देर नहीं करते, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है, आपको मेरा एफर्ट अच्छे लगते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आप वीडियो शेयर नहीं करोगे तो यूट्यूब तक रिकमेंडेशन नहीं जाएगी और आपको वीडियो भी नहीं मिल पाएगा। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन प्रोफेशनल एबिलिटी का। क्वेश्चन नंबर 1, एज पर सेक्शन 5 ऑफ द इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, upon forwarding the draft standing order to trade union or workman, the certifying officer must require that objection should be submitted within how many days। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 के सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग, जब सर्टिफाइंग ऑफिसर ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर को ट्रेड यूनियन या वर्कर को भेजता है, तो उन्हें ऑब्जेक्शन सबमिट करने के लिए कितने दिन का टाइम दिया जाता है? तो देखो, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 डेज, ठीक है। देखो, अब मैं आपको इसका सिंपल बताती हूँ। इसका सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 में प्रोसेसर बताया गया है कि हमारे जो स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं उनको सर्टिफाई करना होता है, ठीक है। सर्टिफाई करने का काम जो होता है ना, अब ये देखो इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले क्या हुआ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर ड्राफ्ट रेडी करता है, ठीक है, और सर्टिफाइंग ऑफिसर को देता है। सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या करता है, उसकी कॉपी, ठीक है, उसकी कॉपी ट्रेड यूनियन या वर्कर को भेजता है। फिर वर्कर या यूनियन को बोला जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन या सजेशन है तो आप बताओ, ठीक है। और लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें 15 दिन का टाइम दिया जाता है ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या करता है, सर्टिफाइंग ऑफिसर ड्राफ्ट जो होता है ना, वो यूनियन को भेजेगा या ठीक है, या वर्कर को भेजेगा। अगर वर्कर को ऑब्जेक्शन है तो 15 दिन के अंदर उसे ऑब्जेक्शन देना होगा। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन 2, ये कंप्यूटर का है, ये मैं नहीं करवा रही, इसे स्किप कर दो, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अंडर सेक्शन 11 subclause 3 of the Workman Compensation Act 1923, if an employee leave the vicinity of the place of employment before the required medical examination without being examined, what is the effect on his right to compensation? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट सेक्शन 11 सब क्लोज 3 के अकॉर्डिंग अगर कोई एम्प्लॉय मेडिकल एग्जामिनेशन करवाए बिना ही एम्प्लॉयमेंट का एरिया छोड़कर चला जाता है, तो उसके कंपनसेशन का राइट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो आधा हो जाएगा, इट रिड्यूस बाय हाफ, आधा हो जाएगा, परमानेंटली फॉरफिटेड, या उसको परमानेंटली उसके कंपनसेशन को ख़त्म कर देंगे, या फिर इट्स रिमेन अनअफेक्टेड, या उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा कंपनसेशन पर, या फिर इट इज सस्पेंडेड अंटिल ही रिटर्न एंड ऑफर हिमसेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कंपनसेशन सस्पेंड हो जाएगा जब तक वो वापस आकर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए प्रेजेंट ना हो। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, सेक्शन 11 में एम्प्लॉयर को राइट दिया गया है कि इंजर्ड एम्प्लॉय का मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, जो इंजर्ड हो गया उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, ठीक है। अगर एम्प्लॉय मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने से या बचने के लिए वो प्लेस छोड़ देता है या एग्जामिनेशन के लिए प्रेजेंट नहीं होता, तो उसका कंपनसेशन ना परमानेंटली कैंसिल नहीं होता, उसका कंपनसेशन टेम्परेरी सस्पेंड हो जाता है। जब एम्प्लॉय वापस आकर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए प्रेजेंट हो जाता है तो वो कंपनसेशन फिर से एक्टिव कंटिन्यू हो जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही होंगी। और ये
हो सकेगा तो मैं आज ही पूरा करवा दूंगी, नहीं तो इसको 2 पार्ट्स में कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सेक्शन 22 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डील विद ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का सेक्शन नंबर 22 किससे डील करता है? इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट? नहीं। ड्यूटी ऑफ एन एम्प्लॉयर टू मेंटेन मस्टर रोल? एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि मस्टर रोल बनाए? नहीं। प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट या प्रोहिबिशन ऑफ फाइनेंशियल एड? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन स्ट्राइक और लॉकआउट को प्रोहिबिट करता है, मतलब रोक देता है। अब देखो, सेक्शन 22 का मेन फोकस कहाँ पे होता है? वो होता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में, ठीक है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में होता है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग वर्कर बिना नोटिस दिए स्ट्राइक नहीं कर सकता और एम्प्लॉयर बिना नोटिस दिए लॉकआउट नहीं कर सकता। नोटिस देने के सर्टेन पीरियड के अंदर ही स्ट्राइक या लॉकआउट अलाउ नहीं होता। लेकिन इसका पर्पस ये है कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जैसे ट्रांसपोर्ट हुआ आपका, या इलेक्ट्रिसिटी हुआ, वाटर सप्लाई हुआ, उसमें अचानक स्ट्राइक या लॉकआउट ना हो, यही इसका पर्पस है। ठीक है, सेक्शन 22 क्या कहता है? पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में स्ट्राइक और लॉकआउट को उनके रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। For the purpose of Section 9 of the Payment of Wages Act, when shall be employed deemed to absent from the place of work? Payment of work wages के 90 सेक्शन, पेमेंट ऑफ वेजेस 1936 के सेक्शन 9 का पर्पस क्या है? किसी एम्प्लॉय को absent कब माना जाता है? तो वो कब absent माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है when only he is physically not present at workplace, सिर्फ तब जब वो फिजिकली वर्कप्लेस पर प्रेजेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, व्हेन ही इज प्रेजेंट बट वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन फॉर द एम्प्लॉयर, वो वर्क प्लेस पर तो है लेकिन एम्प्लॉयर के इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहा है, तो क्या वो एब्सेंट माना जाएगा? ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, व्हेन ही इज ऑन सैंक्शन लीव, या वो सैंक्शन लीव पर है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, व्हेन ही इज प्रेजेंट बट रिफ्यूज टू वर्क ड्यू टू स्ट्रे और स्ट्राइक इन एनी अनरीजनेबल कोज, जब वो वर्क प्लेस पर प्रेजेंट है लेकिन स्टे इन स्ट्राइक या किसी रीजनेबल की वजह से काम करने से मना कर रहा है, ठीक है, तो ये इसका आंसर माना जाएगा। वो देखो, सेक्शन 9 में, सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 कहता है हमारा डिडक्शन फॉर अब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, ठीक है, उसका प्रोविजन दिया गया है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को अब्सेंट कब माना जाता है? वो काम करने से मना कर दे, या स्टे इन स्ट्राइक करे, या किसी अनरीजनेबल रीजन से काम ना करे, चाहे वो फिजिकली वर्कप्लेस पे प्रेजेंट ही क्यों ना हो। तो इस सिचुएशन में एम्प्लॉयर वेजेस में डिडक्शन कर सकता है। और देखो, वो यहाँ पर प्रेजेंट है पर उसने काम करने से मना कर दिया, या तो कोई स्ट्राइक है या कोई अदर अनरीजनेबल कॉज है, तो इसमें वो अब्सेंट माना जाएगा और सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग उसका यहाँ पे डिडक्शन होगा। तो इसमें यही पूछा गया है कि डीम टू अब्सेंट कब माना जाएगा? तो वो प्रेजेंट है लेकिन वो काम नहीं कर रहा ड्यू टू स्टे इन स्ट्राइक और अनरीजनेबल कॉज, तो वो क्या माना जाएगा? वो अब्सेंट माना जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा स्पेस आ गया है पीडीएफ में। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर द सेंट्रल सिविल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम रूल 2021, द बेसिक पे फॉर कैलकुलेटिंग एमेंडमेंट्स अंडर एनपीएस इज एज डिफाइंड एज। अब ये क्या कह रहा है कि सेंट्रल सिविल सर्विस 2021 के अकॉर्डिंग एनपीएस में एम्यूलमेंट मतलब सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए जो बेसिक पे लिया जाता है, वो फंडामेंटल रूल 1922 के किस रूल में डिफाइन किया गया है? तो वो डिफाइन किया गया है रूल नंबर 921A वन ऑफ द फंडामेंटल रूल 1920। इसमें मेरा समझाने का कुछ मतलब नहीं बनता, ठीक है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 ऑफ द माइन एक्ट, if a notice given under section 23 subclause 1 relate to an accident causing loss of life, the authority shall make an inquiry into occurrence within how many month of the receipt of the notice। इसमें ये पूछा गया है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि माइन एक्ट 1952 के सेक्शन 23(2) के अकॉर्डिंग अगर सेक्शन 23(1) के अंडर दिया गया नोटिस किसी एक्सीडेंट से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई है, तो अथॉरिटी उस एक्सीडेंट की इंक्वायरी नोटिस रिसीव होने के कितने महीने तक
अंदर कितने महीने के अंदर करनी होती है। मतलब ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक एम्प्लॉय की डेथ हो गई है, तो डेथ होने के कितने महीने बाद तक इंक्वायरी करनी होगी, ठीक है, नोटिस रिसीव होने के बाद। तो इसका आंसर है 2 मंथ, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, 2 मंथ, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अंडर सेक्शन 27 सब क्लोज 2 of the Trade Union Act, when the dissolution of a registered trade union has been registered and rule of the trade union do not provide for the distribution of fund, the trade union on dissolution who divided such fund। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ट्रेड यूनियन 1926 के सेक्शन 27 सब क्लोज 2 के अकॉर्डिंग अगर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन डिसॉल्व हो जाती है, मतलब डिसॉल्व हो गई, बंद हो गई, और यूनियन के रूल में फंड को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोविजन नहीं दिया गया, और यूनियन के ट्रेड यूनियन के जो रूल है ना उनमें जो उनका फंड बचा है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई प्रोविजन नहीं है, तो उस फंड को कौन डिवाइड करेगा, मतलब कौन बांटता है, तो वो करता है रजिस्ट्रार, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। According to the explanation attached to section 28 of the Factory Act 1948, a lifting machine is not deemed to be a hoist or lift unless it has which of the following। अब इसमें क्या पूछ रहा है, फैक्ट्री एक्ट 1940 एक्ट का सेक्शन 28 क्या कहता है कि एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग कोई लिफ्टिंग मशीन तब तक होस्ट या लिफ्ट नहीं मानी जाएगी जब तक इन चारों में से कोई सा ऑप्शन ना हो। अब ऑप्शन देखते हैं, देखो, ए प्लेटफॉर्म और केज मूवमेंट ऑफ विच इज रिस्ट्रिक्टेड बाय ए गाइड, एक प्लेटफॉर्म या केज जिसका मूवमेंट गाइड से रिस्ट्रिक्टेड हो, ऑटोमेटेड पुली हो, व्हील फॉर मूवमेंट हो, या एनक्लोज साफ्ट हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखो, सेक्शन 28 में फैक्ट्री में यूज होने वाली होस्ट और लिफ्ट की सेफ्टी से रिलेटेड है, ठीक है। सेक्शन 28 किससे रिलेटेड है, फैक्ट्री में जो होस्ट और लिफ्ट यूज होती है, और इसी सेक्शन की एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी लिफ्टिंग मशीन तभी होस्ट और लिफ्ट मानी जाती है जब उसमें कोई प्लेटफॉर्म हो या केज हो, ठीक है, या उसका मूवमेंट गाइड रेल से रिस्ट्रिक्टेड हो, ठीक है। अगर ये फीचर नहीं है तो वो होइस्ट और लिफ्ट की कैटेगरी में नहीं आएगी, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 सब क्लोज टू पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, इफ एन employment is terminated by on behalf of the employer when the must wages earned be paid। देखो, एक कंपनी है, एक कंपनी में सेक्शन 5 सब क्लोज 2 के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर ने एक एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया, तो अब उसकी सैलरी कब मिलेगी, तो उसकी सैलरी मिलती है टर्मिनेशन के दिन से सेकंड वर्किंग डे खत्म होने से पहले। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अंडर सेक्शन 8 सब क्लोज जे of the RTI Act, which type of information is exempt from disclosure unless a larger public interest justify it। इसमें क्या कह रहा है कि RTI एक्ट का जो सेक्शन 8 का 1 सब क्लोज जे है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर होने से एग्जाम्प्ट होती है जब तक कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट उससे डिस्क्लोज करने के लिए जस्टिफाई ना करे। तो इसमें देखो, पब्लिक सेफ्टी और डिजास्टर मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं, ये गलत है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, ये भी गलत है। पर्सनल इंफॉर्मेशन अनरिलेटेड टू पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट और कोजिंग अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। तो इसमें ये कहा गया है पर्सनल इंफॉर्मेशन जो पब्लिक एक्टिविटी या पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है, या जिससे किसी की प्राइवेसी अननेसेसरी इन्वेजन नहीं हो रही, तो वो आरटीआई में डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका कंप्यूटर का है, तो ये छोड़ो, बहुत ईजी है ये भी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Under Section 13 of the Industrial Employment Standing Order Act, what is the maximum quantum of fine that is imposed on employer who failed to submit draft standing order as required by Section 3? ये कह रहा है सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर को
ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर प्रिपेयर करके सर्टिफाई ऑफिसर को सबमिट करना होता है। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको कितनी पेनल्टी लगेगी? तो उसको पेनल्टी लगेगी 5,000 रुपीज। समझ में आया? एक एम्प्लॉयर है, उसको एक ड्राफ्ट बनाना है और सर्टिफाइंग ऑफिसर को सबमिट करना है, और अगर सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग वो फेल हो जाता है तो उसे कितनी पेनल्टी लगेगी? सिंपल है, 5,000 रुपीज। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में मैं बताती हूँ, मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होगा। ठीक है, लेकिन आंसर की में बी दिया हुआ है, बाकी मेरे हिसाब से इसका आंसर सी ही है और सी ही करेक्ट माना जाएगा। आप चाहो तो गूगल कर सकते हो। तो इसके इस क्वेश्चन पे मेरे कई स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन भी लगाया था। अब पता नहीं उन्होंने क्या ऑब्जेक्शन में इस क्वेश्चन को कंसिडर किया या नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ दिया नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इस पेपर में जो डिस्प्यूटेड थे। तो इस क्वेश्चन को आप डिस्प्यूटेड ही मान के चलना, क्योंकि इसका आंसर सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बी दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फैमिली एंटाइटलमेंट अपन द death of subscriber under rule 20 subclause 2 of the central civil service NPS rule 2021। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सेंट्रल सिविल सर्विस 2021 के जो रूल है, अगर एनपीएस सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो फैमिली को मिलने वाला बेनिफिट के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ठीक है, देखो, तो इनमें से ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। अगर कोई वैलिड नॉमिनेशन नहीं है तो जो अमाउंट है वो कॉर्पस कंसोलिडेटेड स्टेट ऑफ फंड में चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई वैलिड नॉमिनेशन नहीं होता ना तो वो उसके लीगल हेयर को चला जाता है। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट, और इन्होंने आंसर दे दिया कि कौन सा सही है, तो ये आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। अब इस क्वेश्चन में भी डिस्प्यूट कई बच्चों ने रेज किया था। ये देखते हैं, मेडिकल बोनस का है। क्वेश्चन नंबर 15, अंडर सेक्शन 8 मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट व्हाट अमाउंट ऑफ मेडिकल बोनस इज पेबल बाय द एम्प्लॉयर। अब ये पूछ रहा है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग मेडिकल बोनस कितना दिया जाता है एम्प्लॉयर के थ्रू। अब तो दिया जाता है 3,500। ठीक है, अब तो 3,500 दिया जाता है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 3,500 नहीं है। ठीक है, इन्होंने 1,000 रुपीज क्यों कंसिडर किया? क्योंकि जब ये बेयर एक्ट बना था उस टाइम पे जो बोनस दिया जाता था वो 1,000 रुपीज दिया जाता था, इसलिए इन्होंने इसका आंसर 1,000 कंसिडर किया है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अंडर सेक्शन 46 ऑफ द employee state insurance act, maternity benefit is payable to an insured woman in which of the following institution। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ईएसआई एक्ट के अकॉर्डिंग मैटरनिटी बेनिफिट किस सिचुएशन में इंश्योर्ड वुमेन को दिया जाता है? तो वो दिया जाता है कन्फाइनमेंट और मिसकैरेज सिकनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी, इस कंडीशन में दिया जाता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कहता है? Which of the following is not a prerequisite specified under section 23 of Factory Act a young person to be employed to work on a dangerous machine। अब ये कह रहा है फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग किसी भी यंग पर्सन को डेंजरस मशीन पे काम करने के लिए कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। इनमें से कौन सी कंडीशन है जो उसके लिए मतलब मैंडेटरी नहीं है? फुल इंस्ट्रक्शन ऑन डेंजर प्रिकॉशन रिलेटेड टू मशीन, अगर वो डेंजर मशीन पे काम कर रहा है फुल इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, तो ये तो है, लेकिन ये पूछ रहा है नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर हैंडलिंग दिस वर्क, तो ये अगर कोई डेंजरस मशीन पे काम कर रहा है तो उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर हैंडलिंग ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि उसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है। ये नहीं कि अगर वो बीकॉम है और वो मशीन पे काम कर रहा है लेकिन ट्रेनिंग नहीं दी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको करवाऊंगी। ठीक है, what question number 18, what is the situation mentioned under section 11 of the employee provident fund where the priority of payment of contribution over other debt of the employer has to be decided। अब ये देखो ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट 1952
कि सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग किस सिचुएशन में ईपीएफ कंट्रीब्यूशन को एम्प्लॉयर को दूसरे डेप्ट के ऊपर प्रायोरिटी दी जाती है। तो वो जब दी जाती है जब एम्प्लॉयर का इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है, जब दी जाती है। देखो सेक्शन 11 क्या कहता है, सेक्शन 11 कहता है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ड्यू की जो प्रायोरिटी होती है ना, प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट से रिलेटेड होती है। अगर कब होती है, एम्प्लॉयर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, ठीक है, या कंपनी वाइंड अप हो रही है, तो एम्प्लॉय के पीएफ कंट्रीब्यूशन और ड्यू को सबसे पहले पे किया जाता है, यानी कि अदर डेप्ट से पहले उसको प्रायोरिटी मिलती है। इसका पर्पस एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अंडर सेक्शन 8 ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ रिक्वायर एम्प्लॉय टू बिकम एलिजिबल। अब ये पूछ रहा है कि पेमेंट ऑफ बोनस में सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग बोनस के लिए कौन एलिजिबल होगा। तो ये सिंपल है कि जिसने मतलब नॉट लेस देन 30 वर्किंग डे इन ए ईयर, उस साल के कम से कम 30 दिन काम किया हो तो वो एलिजिबल होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन पेपर कई बच्चों के पास नहीं है, ये मैं ग्रुप में डाल दूंगी, तो वो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 सब क्लोज 2 ऑफ द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस व्हाट ट्रीटमेंट शैल बी अकॉर्डिंग टू अमाउंट दैट इज ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ईपीएफ के सेक्शन 11(2) के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर पर जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन का अमाउंट ड्यू है उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। मतलब ये देखो कि ये सोचो कि सेक्शन 11(2) क्या कहता है कि सेक्शन 11(2) ईपीएफ का क्या कहता है कि ड्यू की प्रायोरिटी को क्लियर करता है। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट नहीं किया है तो क्या होगा, ठीक है। तो ये कहता है कि बी डीम द फर्स्ट चार्ज ऑन द असेट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एंड पेड इन प्रायोरिटी टू अदर डेट। तो ये सेक्शन कहता है कि ये अमाउंट एस्टेब्लिशमेंट के जितने भी असेट्स होते हैं ना उन पर फर्स्ट चार्ज माना जाता है और सभी दूसरे डेट से पहले रिकवर किया जाता है। मान लो कि एक एम्प्लॉयर है, उसने कम एम्प्लॉय का पीएफ नहीं भरा और ये उसका ड्यू हो गया, और उसके पास अदर भी ड्यू हैं, जैसे किसी के पैसे नहीं दिए, तो सबसे पहले उसका क्या करेगा, उसकी असेट से ये वाला पीएफ का अमाउंट फर्स्ट चार्ज माना जाएगा और सभी दूसरे डेप्ट से पहले रिकवर किया जाएगा ताकि एम्प्लॉय का पीएफ सेफ रह सके। और आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने एक चीज़ देखी है कि 67% स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। देखो अगर आपके लिए कोई एफर्ट कर रहा है तो ये आपकी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी उसको उसके चैनल को आगे शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपका और कमेंट करो, आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक, एक एक शेयर मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। कुछ बच्चे पेड कोर्स नहीं ले पाते, वो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी यही एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि आप भी जिस तरह मैं आपके लिए वीडियोस ला रही हूँ उस तरह आप भी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि 20 तक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 सब क्लोज 1 ऑफ द मिनिमम वेज एक्ट द मिनिमम वेज पेबल अंडर द एक्ट शैल ऑर्डिनरी टू बी पेड इन विच फॉर्म। मिनिमम वेज एक्ट का सेक्शन 11 सब क्लोज 1 क्या कहता है कि मिनिमम वेज किस फॉर्म में दिए जा सकते हैं। तो सेक्शन 11(1) के अकॉर्डिंग कैश में दिए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. According to section 69 subclause 7 of the Factory Act, any fee payable for a certificate of fitness for a young person is to be paid by whom। देखो फैक्ट्री एक्ट में क्या होता है कि एक सर्टिफिकेट बनता है यंग पर्सन की फिटनेस का, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब वो सर्टिफिकेट बनता है तो उस सर्टिफिकेट में लगने वाली फीस कौन पे करता है। तो वो फीस पे करता है आपका ऑक्यूपायर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 69 सब क्लोज 7। देखो मैं जब भी वीडियो लाती हूँ, मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैं जब भी वीडियो लाती हूँ ना मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाती हूँ और चली जाती हूँ। मैं फालतू की बकवास नहीं करती बिल्कुल भी कि मतलब 10 क्वेश्चन है तो मैं 10 क्वेश्चन को 2 घंटे तक लंबा खींच दूँ, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट मैं पढ़ाती हूँ और आपको ऐसे कवर करवाती हूँ कि आपके एग्जाम क्लियर हो जाए।
ठीक है, तो आप भी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, बाकी रेस्ट अप टू यू। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ए पर्सन वुड नॉट बी पेनलाइज्ड। देखो ये चीज ध्यान रखनी है, वुड नॉट बी पेनलाइज्ड। कई बार होता है कि हमें नोट एग्जाम के प्रेशर में हम नोट पे ध्यान नहीं देते और गलत आंसर को मार्क कर देते, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें ये पूछा गया है कि पेमेंट ऑफ बोनस का सेक्शन 28 है, उसमें किस सिचुएशन में पेनलाइज नहीं किया जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन देखो, मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड एंड कंप्लाइज विद एक्ट। अगर कोई पर्सन प्रॉपर रिकॉर्ड बना रहा है, कंप्लाइज कर रहा है, तो डेफिनेटली उसे पेनल्टी तो नहीं लगेगी ना। तो ये आंसर हमारा सही है, उसे पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर किसी को कॉन्ट्राविन कर रहा है प्रोविजन को, तो पेनल्टी लगेगी। ठीक है, और किसी एक्ट के अंदर जो रिक्यूजेशन दी गई है वो फॉलो नहीं करता, तो पेनल्टी लगेगी, है ना। और कंप्लाई जो डायरेक्शन दिए गए हैं उनको फॉलो नहीं करता, तो इन तीनों केस में पेनल्टी लगेगी। लेकिन अगर मेंटेन कर रहा है रजिस्टर, तो उसे पेनल्टी नहीं लगेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। और इसमें पूछा भी गया है वुड नॉट बी पेनलाइज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24, अंडर सेक्शन 10 ऑफ द आरटीआई एक्ट what detail must be included in the notice of partial disclosure। आरटीआई एक्ट का एक सेक्शन 10 होता है कि उसमें ना अगर इंफॉर्मेशन का कुछ पार्ट डिस्क्लोज किया जाता है, देखो, और कुछ पार्ट डिस्क्लोज कर दिया और कुछ पार्ट ठीक है, और कुछ पार्ट एग्जाम करके हटा दिया जाता है, तो उसे पार्शियल डिस्क्लोजर बोलते हैं। तो उस नोटिस में कौन सी डिटेल मेंशन करनी जरूरी होती है, तो उसमें कितनी फीस दी जा रही है। ठीक है, अगर किसी डॉक्यूमेंट का पार्ट डिस्क्लोज होता है या कुछ और एग्जाम होता है, तो एग्जाम पार्ट को रिमूव करके बाकी जो इंफॉर्मेशन दी जाती है ना, उसमें जो पीआईओ होता है, उस ऑफिसर को बताना होता है कि कितनी फीस पे करनी होगी और कितनी इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में दी जाएगी, कॉपी में या इंस्पेक्शन में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। जहां मुझे लगेगा कि एक्सप्लेनेशन देनी जरूरी है, मैं वहां एक्सप्लेनेशन दूंगी। जहां लगेगा कि जरूरी नहीं है, तो वहां मैं जल्दी से ऑप्शन के थ्रू इसे कवर कर दूंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन 25। अंडर सेक्शन 4 ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 for the payment of gratuity, completion of continuous service of 5 years is not necessary if the termination of employment is due to। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी का एक सेक्शन होता है, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग ग्रेजुएटी पेमेंट को लाइवली 5 साल की जो कंडीशन होती है उसमें कंटिन्यू करना होता है। लेकिन इसमें कौन सी कंडीशन है जिसमें 5 साल की कंडीशन जरूरी नहीं है। तो अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे 5 साल की कंडीशन जरूरी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि रिटायरमेंट में 5 साल की कंडीशन जरूरी है, वॉलेंट्री रेजिग्नेशन में जरूरी है, और मिसकंडक्ट में तो ये ऑप्शन डी गलत है, वहाँ मिलेगी ही नहीं ग्रेजुएटी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डेथ और डिसेबलमेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखो, इसके आज हम 30 क्वेश्चन ही करेंगे और 20 क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में लाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे एक मैसेज आ गया है, मुझे अर्जेंटली कहीं निकलना होगा। तो इसके अभी 4 क्वेश्चन हल करके फिर वाइंड अप कर दूंगी, और नेक्स्ट पार्ट में इसका 1 या 2 दिन में डाल दूंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ द ट्रेड यूनियन, when the trade union is registered under the company act shall be legal status of the trade union so form। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि कि एक ट्रेड यूनियन को रजिस्टर्ड कर दिया कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या वो वैलिड है? तो वो वॉइड है, क्या होगा? तो एक होता है नल एंड वॉइड। अगर आप ट्रेड यूनियन को कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड करते हो, तो वो नल एंड वॉइड हो जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है कि अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर हाउ मेनी कॉपी ऑफ द प्रपोज ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर हैव टू बी सबमिटेड बाय द एम्प्लॉयर बाय टू सर्टिफाइंग ऑफिसर। सर्टिफाइंग ऑफिसर को कुछ कॉपी सबमिट करता है। ठीक है, जब वो ड्राफ्ट बनाता है, तो वो कितनी कॉपी होती है? वो होती है आपकी 5। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द मिनिमम वेज, एनी मिनिमम वेज of fixed or revised by the appropriate government in respect of schedule employment under section 3 cannot consist of।
इसमें ये बोल रहा है कि मिनिमम वेज के अंदर जो मिनिमम वेज फिक्स करती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इनमें से कौन सा कंपोनेंट इंक्लूड नहीं होता। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या इंक्लूड होता है। तो बेसिक रेट ऑफ वेजेस इंक्लूड होता है, और आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंक्लूड होता है, ठीक है। इंक्लूसिव रेट इंक्लूड होता है। तो देखो, ये स्पेशल अनाउंसमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं। तो ये इसका आंसर नहीं है क्योंकि नॉट पूछ रहा है, और ये भी इसका आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इंक्लूड होते हैं। अब ये कैश वैल्यू जो होती है ना, एसेंशियल कमोडिटी की टैक्स, वो इंक्लूड नहीं होती, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना, दो क्वेश्चन मैं आपको इनका मतलब समझा देती हूँ फिर भी, कि क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जाता है पेंशन में, ठीक है, पेंशन फंड में, तो वो कितना जाता है। देखो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जाता है वो 12% जाता है, जिसमें 8.33% ये पेंशन फंड में जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि ईएसआई का जो सेक्शन 86 है, ठीक है, उसके अंदर प्रोसिक्यूशन करनी है, स्टार्ट करनी है, तो किसके लिए अप्रूवल जरूरी होता है। तो किसका अप्रूवल जरूरी होता है। देखो, इसमें क्या है कि सेक्शन 86 के अकॉर्डिंग प्रोसिक्यूशन के प्रोसीजर से रिलेटेड है, लेकिन इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ईएसआई एक्ट में ईएसआई एक्ट के में आप डायरेक्ट प्रोसिक्यूशन फाइल नहीं कर सकते। इसके लिए पहले आपको इंश्योरेंस कमिश्नर या कॉर्पोरेशन ऑथराइज ऑफिसर की परमिशन लेनी जरूरी है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 31 जो है हमारा, वो है कंप्यूटर का। तो इसको तो हम नहीं करेंगे क्योंकि मैं सिर्फ लेबर लॉ का पार्ट ही कंप्लीट करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, व्हाट इज द टाइम स्टिपुलेटेड फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस अंडर सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट फॉर रेलवे फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट which is less than 1000 persons are employed। क्वेश्चन 32 में ये पूछ रहा है कि रेलवे फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में 1000 से कम एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ वेजेस सेक्शन 5(1) सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग पेमेंट किस टाइम लिमिट के अंडर होती है। तो देखो, अगर 1000 से कम एम्प्लॉय हैं तो पेमेंट होगी आपकी 7 डे के अंडर होगी, मतलब टू बी पेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 7 डे, 7 दिन में पे हो जानी चाहिए, 7 दिन एक्सपायर होने से पहले, ठीक है। 6 डे ये गलत ऑप्शन है, 16 डे भी गलत है और 17 भी गलत है, 7 इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत ईजी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट, ड्यूरिंग ए पब्लिक इमरजेंसी द स्टेट गवर्नमेंट में एग्जाम्प्ट फैक्ट्री फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द एक्ट पीरियड नॉट एक्सीडिंग हाउ लॉन्ग। अब ये पूछ रहा है कि फैक्ट्री एक्ट का जो सेक्शन 5 होता है उसके अकॉर्डिंग अगर पब्लिक इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, कोई नेचुरल कैलमिटी आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है या फ्लड आ जाता है या कुछ भी होता है, मतलब पब्लिक इमरजेंसी है, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट फैक्ट्री को एक्ट के प्रोविजन से कितने टाइम के लिए एग्जाम्प्ट कर सकती है। तो वो कर सकती है 3 मंथ एट ए टाइम, ठीक है, 3 महीने में एक बार। आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 34। अंडर सेक्शन 9 ऑफ द ट्रेड यूनियन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन shall be treated as what kind of evidence in respect of the registration of the trade union concerned। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन का प्रूफ माना जाता है, उसे किस टाइप का एविडेंस माना जाता है। तो वो है कंक्लूसिव एविडेंस, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, सेक्शन 26 सब क्लॉज ऑफ द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस provide that all the contribution paid under this act shall be paid into a fund that shall be held and administered by the corporation। What is the name of his fund? क्वेश्चन 35 में ये पूछ रहा है कि जो हमारा ईएसआई होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट होता है, उसके अंडर एक कंट्रीब्यूशन कलेक्ट होता है ईएसआई का, वो किस फंड में जाता है। तो वो जाता है द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड,
प्रोविडेंट फंड में नहीं जाएगा, पेंशन फंड में नहीं जाएगा, कॉर्पोरेशन फंड में नहीं जाएगा, वो जाता है ईएसआई का पूछा है, तो ईएसआई का किसमें जाता है, इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अंडर सेक्शन 25C of the Industrial Dispute Act 1947, what amount of compensation is payable for layoff of the workman who has completed not less than 1 year of continuous service under an employer? देखो इस क्वेश्चन में आपके काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें पहले तो ये पूछा गया है कि सेक्शन 25C के अकॉर्डिंग अगर किसी वर्कमैन को, किसी एम्प्लॉय को ले ऑफ किया जाता है, ठीक है, और उसे कम से कम 1 साल की सर्विस उसने ऑलरेडी कंटिन्यू की हुई है, तो इसे कितना कंपनसेशन दिया जाएगा? पहला तो यही बन रहा है, ठीक है। दूसरा ये क्वेश्चन बन सकता है कि ले ऑफ मैक्सिमम कितने दिन तक हो सकता है, ठीक है, दूसरा आपका ये बन सकता है। तो इसके पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय ने 1 साल कंप्लीट कर लिया है और उसका ले ऑफ हो रहा है, तो उसे कितना कंपनसेशन दिया जाता है? तो वो दिया जाता है 50% टोटल ऑफ द बेसिक वेजेस एंड डियरनेस अलाउंसेस। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब ले ऑफ कितने दिन तक हो सकता है मैक्सिमम? तो वो हो सकता है 45 डेज तक। अगर 45 डेज से ज़्यादा जाता है तो वो ले ऑफ रिट्रेसमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ये बन सकता है कि ले ऑफ क्या होता है, ठीक है, ले ऑफ क्या होता है ये आपको मुझे कमेंट में मेंशन करना है। चौथा ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि ले ऑफ का सेक्शन पूछ लेंगे, ठीक है। तो सेक्शन इसका क्या है? 25। ले ऑफ कंपनसेशन का सेक्शन क्या है? कंपनसेशन ऑफ ले ऑफ का सेक्शन है 25C, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। अंडर सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 RTI Act, when the question arises as to the date from which the period of 20 years is to be computed for the purpose of providing information, the decision of which authority shall be deemed final. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, उसके 20 साल के पीरियड कैलकुलेट हो गए, ठीक है, 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उसके 20 साल के पीरियड को कैलकुलेट करने की डेट पर डिस्प्यूट होता है, तो वो किस अथॉरिटी का डिसीजन वहां पे फाइनल माना जाता है, ये पूछा गया है। तो वो माना जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। अंडर सेक्शन 7 ऑफ द माइन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पावर? देखो पावर ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन, सेक्शन माइन एक्ट के सेक्शन 7 में इंस्पेक्टर की पावर दी गई है। अब मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, माइन में तो सेक्शन 7 में, लेकिन फैक्ट्री में इंस्पेक्टर की पावर किस सेक्शन में, ये आपको बताना है, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें पूछा गया कि कौन सी पावर नहीं है। तो इंस्पेक्टर का काम क्या क्या होता है? देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? टू मेक एनी पर्सन टू आंसर एनी क्वेश्चन इफ इट डज नॉट इंक्रिमिनेट हिम और हर, मतलब किसी पर्सन को क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कहना, अगर वो सेल्फ इंक्रिमिनेट ना हो, तो इंस्पेक्टर की पावर नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? टू मेक, सॉरी ये पावर है, मैंने गलत बोल दिया, नॉट, यहाँ पे नॉट पूछा है। देखो इंस्पेक्टर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछ सकता है, ये उसकी पावर है। किसी के, ठीक है, कोई एग्जामिनेशन कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, ये भी उसकी पावर है। टू एक्सरसाइज पावर इन सच ए मैनर ऑफ टू अनरीजनेबली impede or obstruct the working of any time। ऑप्शन सी में कहता है कि माइंड के काम को अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्ट या इम्पीड कर सकता है, तो ये उसकी पावर नहीं होती, और यहाँ पर यही पूछा गया है। अब देखो मैंने यहाँ पे कितनी सिली मिस्टेक करी, यहाँ पे नॉट था और मैं यहाँ पे देख रही थी कि पावर कौन सी है, तो यही मिस्टेक हमारी एग्जाम में भी हो जाती है। तो आपको नॉट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि नॉट पूछा गया है या करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। Question number 39. Under section 6 subclause 2 of the Maternity Benefit Act, a pregnant woman is required to furnish a notice to her employer starting the date from which she shall be absent from the work. Such date should not be। देखो क्या होता है ना कि जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है, वो एम्प्लॉयर को नोटिस देती है कि मैं इस दिन से लीव पर जा रही हूँ। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो कब एम्प्लॉयर को नोटिस देगी, वो कब से
लीव पर जा सकती है, ऑफिस नहीं आएगी, एब्सेंट रहेगी, तो वो है एक्सपेक्टेड डिलीवरी से 6 वीक पहले वो लीव पर जा सकती है, उससे पहले नहीं जा सकती। और ये किस सेक्शन में आता है? 6 सब क्लॉज 2। ठीक है, आपको सेक्शंस भी याद रखने, सब क्लॉज भी याद रखने, क्योंकि ये क्वेश्चन ये आरआरबी का पेपर है, लेकिन DSSB में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है? अंडर सेक्शन 28 ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, व्हाट पेनल्टी इज प्रिस्क्राइब फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑन इट्स प्रोविजन। ये बोल रहा है कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में सेक्शन 28 के प्रोविजन को वायलेट करने की पेनल्टी क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसको वायलेट करने की पेनल्टी तो आपको याद करनी होगी। पेनल्टी हो सकती है इम्प्रिजन अप टू 6 मंथ, फाइन अप टू 1000 रुपीज और बोथ 6 महीने की जेल, फाइन 1000 तक, या दोनों। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। अब आपको मुझे ये बताना है कि सेक्शन 28 में कौन सा इसने वायलेट किया है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। As per the explanation to the section 5 of the Workmen Compensation Act, a period of the service is deemed continuous if it has not been interrupted by an absence from work exceeding how many days। ये बोल रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग किसी एम्प्लॉय की सर्विस कंटिन्यूअस तब मानी जाती है जब उसकी अब्सेंस वर्क एक सर्टेन पीरियड से ज़्यादा ना हो, मतलब 14 दिन से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉय की अब्सेंस 14 दिन से ज़्यादा हो जाती है तो सर्विस उसकी कंटिन्यूअस नहीं मानी जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, पर ये बेयर एक्ट की लाइन बाय लाइन उठा के पूछा गया है, तो काफ़ी डेप्थ में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का सेक्शन अंडर सेक्शन 8 सब क्लॉज 6, व्हेन कंपनसेशन डिपॉजिट विद द कमिश्नर इज पेबल टू अ पर्सन in which case is the commissioner not bound to pay the money directly to the person। देखो ये कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन के अकॉर्डिंग जब कमिश्नर के पास डिपॉजिट किया गया है कंपनसेशन और वो किसी पर्सन को देनी है, तो किस सिचुएशन में वो डायरेक्टली पेमेंट करने के लिए बाउंड नहीं होता। देखो, when the person is neither a woman or nor a under legal disability, जब पर्सन वुमेन ना हो और लीगल डिसेबिलिटी में ना हो तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, जब पर्सन नॉन मैच्योर हो ये भी गलत है, जब पर्सन मेल हो और 18 साल से अबव हो तो ये भी गलत है, जब पर्सन वुमेन हो या लीगल डिसेबिलिटी हो तो वो उसे डायरेक्टली मनी को बाउंड पेमेंट करने के लिए बाउंड नहीं होता। देखो इसमें एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में एक क्लॉज ये दिया गया है कि जैसे किसी का हस्बैंड मर गया सपोज करो, ठीक है, और उसकी जो वाइफ है, ठीक है, वो एक लीगल डिसेबिलिटी के अंडर है, तो एम्प्लॉयर जो कमिश्नर होता है वो कंपनसेशन का अमाउंट डायरेक्ट उसको पे नहीं करेगा, वो इसके लिए बाउंड नहीं होता। ठीक है, ये आता है सेक्शन 8 के सब क्लॉज 6 में। ठीक है, तो आप ये बेयर एक्ट उठा के देखना, आपको वहां से पता चल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे कि सेक्शन 8 में क्या है, सेक्शन 9 में क्या है, उनके सब क्लॉज के सेक्शंस पूछे जा रहे हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है, तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर एग्जाम क्लियर करना है तो बेयर एक्ट को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। टू बी फ्रैंकली मैं बिल्कुल करेक्ट बोल रही हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। According to the section 10 of the RTI Act, in case where access is granted to be part of the record under subsection 1, which authority is bound to give notice to applicant informing the particular specified in subsection 2। अब देखो ये क्वेश्चन कितना टफ करके पूछा गया है। अब मैं इसका बताती हूँ। RTI एक्ट होता है हमारा RTI एक्ट 2005, ठीक है, 2005 सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग अगर किसी रिकॉर्ड का सिर्फ कुछ पार्ट डिस्क्लोज किया जाता है, ठीक है, कुछ पार्ट मतलब पार्शियल डिस्क्लोजर किया जाता है, तो एप्लीकेंट को नोटिस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस अथॉरिटी की होती है? तो ये होती है CPI ऑफिसर, सेंट्रल पब्लिक ऑफिसर। सेक्शन 10 किस में आता है? सेक्शन 10 आपका आता है सेवरेबिलिटी में आता है, जिसमें क्या होता है जैसे ये RTI है, इसमें कुछ 14 पेज हैं, 14 पेज में कुछ पेज इसके हमें वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी, तो ठीक है, डिस्क्लोज नहीं करनी, तो
डिस्क्लोज नहीं करनी, तो इसमें क्या होता है, इसमें दो क्लोज होते हैं। एक तो सीपीआईओ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को नोटिस देता है, ठीक है, और उसमें कितनी फीस है, कितनी फॉर्म ऑफ एक्सेस है और रीजन है, ये भी बताए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे मतलब का नहीं है, वैसे बहुत ईजी है, देख लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में ये आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है, मैं पहले ही क्लियर बता देती हूँ, इसका डी आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अंडर सेक्शन 25F ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, if workman employed in any industry who has been in continuous service for not less than 1 year under an employer shall be retrenched by that employer, which of the following is not condition preceding to such retrenchment। इसमें ये कह रहा है अगर किसी वर्कमैन को रिट्रेचमेंट मतलब जॉब से हटा दिया गया है तो कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है, इनमें से कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है। अब ऑप्शन, वर्कमैन इज गिवन टू 2 मंथ नोटिस, वर्कमैन को 2 मंथ का नोटिस देना होता है, ये कंडीशन नहीं है, ठीक है, या वर्कमैन इज पेड इन ल्यू ऑफ सच नोटिस वेजेस फॉर द पीरियड ऑफ नोटिस, अगर नोटिस नहीं दिया गया है तो नोटिस पीरियड के बदले वेज पे की जाएगी, ये कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन होती है, ठीक है। द नोटिस इंडिकेट द रीजन फॉर रिट्रेचमेंट फॉर द पीरियड एंड पीरियड ऑफ नोटिस हैज एक्सपायर्ड, या साथ ही गवर्नमेंट को नोटिस देना होता है, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन भी देना होता है, ये कंडीशन नहीं है। तो इनमें से नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। नोटिस इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर इन सर्व ऑन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और अथॉरिटी, इसके लिए 2 मंथ देखो, अब ये कह रहा है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को नोटिस देना होता है, ठीक है। अब सुनो ये क्वेश्चन, वर्कमैन को 2 मंथ का नोटिस, यहाँ पे 2 मंथ है ना, यहाँ 2 मंथ नहीं होगा, यहाँ पे 1 मंथ होगा। वर्कमैन को 1 मंथ का नोटिस दिया जाना चाहता है और ये यही पूछ रहा है कि नोट, तो यहाँ पे 2 है, लेकिन आंसर इसका होगा ये वाला, ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने दे दिया है ये, क्योंकि देखो अगर आप सेक्शन 25F के अकॉर्डिंग किसी को रिट्रेंच करते हो तो आपको क्या देना होता है, वर्कमैन को 1 मंथ का नोटिस देना होता है, ठीक है, 1 मंथ का नोटिस या उसको सैलरी देनी होती है, साथ ही गवर्नमेंट को भी नोटिस देना होता है और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भी बताना होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, इसका आंसर डी नहीं है, ठीक है, इसका आंसर है ए, क्योंकि नॉट पूछा गया है। यहाँ पे 1 होता तो ये सही हो जाता, लेकिन उन्होंने 1 की जगह यहाँ पे 2 कर दिया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। ट्रेड यूनियन एक्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट, certain status are declared inapplicable to register trade union, which of the following statutes is not included in that list। अब ये देखो, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग कुछ स्टेटस रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन पर अप्लाई नहीं होते, इनमें से वो कौन से हैं जो इंक्लूड नहीं होती, नॉट इंक्लूड, ये ध्यान में देखना है। कोऑपरेटिव, वर्कमैन कंपनसेशन सोसाइटी और कंपनी। देखो कोऑपरेटिव पे ट्रेड यूनियन अप्लाई नहीं होता, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन पे नहीं होता, कंपनी पे नहीं होता। वर्कमैन कंपनसेशन यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका गलत ही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। सेक्शन 7 सबक्लॉज 2 सबक्लॉज ई ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस, द वर्ड सर्विसेज डज नॉट इंक्लूड। इसमें कहा गया है पेमेंट ऑफ वेजेस के इस सेक्शन के अकॉर्डिंग सर्विसेज में क्या इंक्लूड नहीं है। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय, ये इंक्लूड है। सप्लाई ऑफ टूल एंड रॉ मटेरियल, तो सर्विसेज में सप्लाई ऑफ टूल रॉ मटेरियल नहीं आता, ठीक है। सर्विस का मतलब क्या होता है, फैसिलिटी या एमिनिटीज जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है वो सर्विसेज कहलाती है। अब वो, ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, सुपरविजन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48। The obligation of a person employed in mine enumerated under which provision of the Mine Act 1952। अब ये क्या पूछा है, माइन एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग माइन में काम करने वाले पर्सन की ऑब्लिगेशन ड्यूटी किस सेक्शन में दी गई है, तो वो दी गई है आपकी सेक्शन 72 में, ठीक है। 72 में पर्सन एम्प्लॉय जो उसकी ड्यूटी मेंशन की गई है, वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग क्या करना होता है, सेफ्टी रूल फॉलो करने होते हैं उसे,
डेंजरस प्रैक्टिस अवॉइड करनी होती है और माइंड के सेफ्टी प्रोविजन को कंप्लाइंस करना होता है। तो ये सारी ड्यूटी सेक्शन 72 में दी गई हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, हमारा लास्ट का क्वेश्चन, क्योंकि 50 क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर का है, तो ये हमारा एग्जाम का पार्ट नहीं, हमारे लेक्चर का पार्ट नहीं है, एग्जाम बोल दिया, सॉरी। देखो, अंडर द प्रोविजन ऑफ ड्यूटीज ऑफ कोर्ट कंटेन इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, व्हाट टाइम पीरियड इज स्टिपुलेटेड for the government to inquire into matter, refer it, report thereon the appropriate government। इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें ये पूछ रहा है कि इंडस्ट्रियल आईटी एक्ट 1947 के अंदर जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाए जाते हैं, उन्हें रेफर की गई मैटर की इंक्वायरी गवर्नमेंट को रिपोर्ट देने के लिए नॉर्मली कितना टाइम दिया जाता है? तो नॉर्मली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में दिया जाता है 6 मंथ का टाइम। अब आपको मुझे बताना है कंसिलेशन ऑफिसर अपनी रिपोर्ट कितने दिन में सबमिट करता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। हमारा आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है और आई होप आपको लेक्चर अच्छा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने एक अभी कोर्स लॉन्च किया है, ओनली एमसीक्यू प्रैक्टिस, सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस मैं करवा रही हूँ, जिसकी कॉस्ट है 199 रुपीज़। उसमें आपको डेली बेसिस पे एमसीक्यूज मिलेंगे, इसमें पीवाईक्यू भी इंक्लूडेड है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एमसीक्यू भी इंक्लूडेड है। अगर आप आरआरबी, DSSB या किसी अदर लेबर लॉ का एग्जाम कर रहे हो तो 199 में आप वो एनरोल कर सकते हो और वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग, बाय बाय।